दोस्तों इमेजिन करो कि मैं और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो आप सबको बहुत बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर वही किसी को प्रेशराइज करके मजबूर कर दे सुसाइड कमिट करने के लिए, आत्महत्या के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सोसाइटी है। आखिर मैं यूँ ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा, पता चलेगा कि आखिर सुसाइड हो क्यों रहे हैं इंडिया में और चाहे किसी भी कंट्री में। एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री जो कि फादर ऑफ डिसिप्लिन सोशियोलॉजी कहे जाते हैं, एमिल दुर्खाइम आते हैं, जिन्होंने सबसे पहले सुसाइड की थ्योरी डेवलप की थी और उन्होंने पता लगाया था कि सुसाइड हो क्यों रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि सुसाइड बहुत प्राइवेट लगने वाली चीज़ है। हम जैसे ही कोई इंसान पूछते हैं कि आत्महत्या क्यों करता है तो हम पूछते हैं कि वह कमज़ोर होगा या फिर दिमाग खराब हो रहा होगा या फिर कोई डिप्रेशन में होगा, पर्सनल प्रॉब्लम। अक्सर लोग बोलते हैं कि सुसाइड पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन एमिल दुर्खाइम इन सबसे अलग क्यों थे? ये अलग इसलिए थे क्योंकि इन्होंने पर्सनल प्रॉब्लम इनको नहीं माना। उन्होंने बोला कि इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ तो रीज़न है, कुछ एक सोसाइटी वर्क कर रही है, फिर कोई सा ऐसा रीज़न है जिसके व्यक्ति ये लास्ट कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि कैसे सुसाइड की थ्योरी डेवलप हुई और सुसाइड होते क्यों हैं, इसके पीछे कौन मेन रीज़न रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक तरीके से सोशियोलॉजी को डेवलप करना चाहते थे, एमिल दुर्खाइम, उनको ऐसी क्या चुल मची, बाकी लोगों के पास भी था लेकिन उनको ऐसी क्या चुल थी कि सुसाइड के बारे में उनको पढ़ना था। तो वो जानना था कि सुसाइड होते क्यों हैं। तो वो भी सोचा था कि ये तो पर्सनल मामला है, लेकिन यहाँ चैलेंज दुर्खाइम ने उठाया और उन्होंने देखा कि सोशियोलॉजी कैसे समझ सकती है। सोशियोलॉजी ऐसी सब्जेक्ट है जो सोसाइटी के मैटर्स को डेवलप करती समझती है, तो उन्होंने सोशियोलॉजी को सब कुछ समझ सकती है। तो मर्टन जो है 1968 में इसी बारे में बताते हैं कि वो बोलते हैं कि द स्टडी जो सोशियोलॉजी है वो मॉडल स्टडी है, यानी सुसाइड की स्टडी है वो सोशियोलॉजी की मॉडल स्टडी है। दुर्खाइम का मानना था कि आत्महत्या पर उनका अध्ययन या दिखाने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है और उनके पास एक चांस था सोशियोलॉजी को थ्योरी और रिसर्च से जोड़ने का, कि अगर सोशियोलॉजी ये बात का उत्तर जवाब आंसर दे दे कि आखिर दुनिया में सुसाइड हो क्यों रहे हैं। आप सब भी जानना चाहते हैं कि सुसाइड क्यों होते हैं। कोटा इंडिया में सिटी है जहाँ पर हर दिन सुसाइड होते ही रहते हैं, आखिर क्यों? क्या ये एजुकेशन के लिए होते हैं? क्या केवल जो आदमी फेल हो जाता है एग्ज़ाम में वही करता है? हर एवरीवन में इन्होंने रिसर्च किया और डेवलप किया। तो वीडियो लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखना कि आखिर ये होता क्यों है। तो इन्होंने सुसाइड का टॉपिक क्यों चुना, इनको क्या चुल मच रही थी? ये एक ठोस और स्पष्ट सामाजिक घटना उन्होंने माना था कि ये एक सोशल फेनोमिना है जिसके डेटा अवेलेबल थे, उसका रीज़न अवेलेबल था, इसीलिए उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। क्योंकि ये आमतौर पर पर्सनल मैटर माना जाता है किसी का, कि हम बोलते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, तो वो लोग बोलते हैं कि तो पर्सनल मैटर है। लोग जो लोग बोलते हैं वही सोसाइटी है। तो हम एक तरीके से उनका असली सवाल क्या था कि जैसे कि हम कहते हैं कि फला व्यक्ति ने आत्महत्या की, तो सवाल यहाँ पर उन्होंने मनोवैज्ञानिकों को छोड़ दिया। दुर्खाइम का असली सवाल ये था कि जैसे किसने आत्महत्या की, ये सवाल नहीं था। क्योंकि उनका सवाल था कि एक समूह में एक दूसरे से उसकी जो रेट है, सुसाइड रेट है, वो ज़्यादा क्यों है। यानी कि राम ने आत्महत्या क्यों की, ये ज़रूरी नहीं है। राम जैसे लोग समाज में किस सम्मान से ज़्यादा आत्महत्या क्यों मरते हैं, ये XYZ ने आत्महत्या की, ये ज़रूरी नहीं था। वो वैसा किस समाज में ज़्यादा क्यों मरते हैं, यानी फोकस सुसाइड रेट पे था, नॉट सुसाइड एक्ट पर। एक एग्जांपल आप इमेजिन करो कि एक सिटी है, इसमें 100 लोग रह रहे हैं, उसमें से 10 लोग सुसाइड कर रहे हैं। एक दूसरी सिटी है, उसमें भी 100 लोग रहते हैं, इसमें सिर्फ एक सुसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम व्यक्तियों की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम सोसाइटी की है, समाज का प्रॉब्लम है कि एक में 100 रह रहे हैं लेकिन 10 सुसाइड कर रहे हैं, एक में 100 रह रहे हैं लेकिन एक ही कर रहा है। तो व्यक्तियों हम ऐसा नहीं कि यहाँ पर डिप्रेशन रेट ज़्यादा है, ऐसा नहीं। हर आप सुसाइड का हर बार सोचते हो कि ये डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं, इसका हर एक रिलेटेड से पॉइंट समझना। यहाँ पर जो है मेन प्रॉब्लम सोसाइटी की है। मैं बार बार सोसाइटी को क्यों टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि सोशियोलॉजी सोसाइटी को क्रिटिसाइज करती है हर मोड़ पे। तो उन्होंने एक तरीके से सुसाइड रेट का मापन किया, मापा, उनको मेज़र किया, कि उनको समझने के 2 तरीके उन्होंने बताया, 2 तरीके से, क्योंकि कंपेयर किया। एक तो अलग अलग सोसाइटी और समूह की, यानी कि सोसाइटी को अलग अलग सोसाइटी से कंपेयर किया, और दूसरा एक ही समाज में टाइम के साथ, समय के साथ किया। यानी एक तरीके से मैं कहूँ कि उन्होंने कंट्री ए, कंट्री बी, सोसाइटी ए, सोसाइटी बी की एक तरीके से कंपेयर किया, दूसरा टाइम की तुलना की थी। एक यानी कि युद्ध से पहले क्या सिचुएशन रहती है, उसकी बाद में क्या रहती है। कोई एक तरीके से आर्थिक संकट आ जाता है तो उससे पहले क्या रहता है, उसके बाद में क्या रहता है। यानी कि टाइम और सोसाइटी दोनों को उन्होंने कंपेयर किया। उन्होंने देखा कि सुसाइड रेट बदलता रहता है। किसी कोई गरीबी में जितना सुसाइड ज़्यादा करता है उतना अमीरी में नहीं करता। किसी के पास पैसा आने के बाद जो सुसाइड करता है वो बाद में नहीं करता। जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं वो कभी ऐसा नहीं सोच सकता, लेकिन जो हर बार फेल हो रहा है उसको एक डिप्रेशन आता जाता है।
लेकिन क्या वो डिप्रेशन खुद आता है या फिर सोसाइटी के प्रति आता है कि लोग क्या सोचेंगे? सवाल क्या है, सबसे बड़ा सवाल आता है लोग क्या सोचेंगे। तो ये मूल कारण नहीं कि व्यक्तिगत कारण, क्योंकि वो मूल नहीं, व्यक्ति के पास आत्महत्या के व्यक्तिगत कारण हो सकता है कि सब लोग बोलते हैं कि पर्सनल रीज़न होगा, हमें इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश है, लेकिन मेन बात यह है कि इसमें जो सोसाइटी की जो धाराएं होती है, सोशल करंट है, वो हिस्सा नहीं होते, इसलिए वे समाज को समझने में मदद नहीं करते। लेकिन एमिल दुर्खाइम सबसे अलग थे, वो बोलते थे हाँ व्यक्ति के पर्सनल रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये रूट कॉज नहीं, मेन रीज़न ये नहीं है, कुछ तो और है। यानी कि यदि व्यक्ति पर्सनल रीज़न सब पे लागू होंगे, एग्जाम में कोई व्यक्ति 100 लोगों का एग्जाम हुआ, 5 लोग फेल हुए, तो 5 लोगों पर ही लागू होना चाहिए, एक ही व्यक्ति सुसाइड क्यों करता? उदाहरण दिया था उन्होंने, मतलब कोई भूकंप आ रहा है तो भूकंप तो सबको लगता है, लेकिन सबसे कमज़ोर इमारत ही पहले गिरती है ना, तो सबसे कमज़ोर व्यक्ति ही पहले सुसाइड करता है। तो व्यक्ति कमज़ोर अपने आप है या नहीं? वो इमोशनली और सोशली कमज़ोर बना दिया जाता है लोगों द्वारा, सोसाइटी द्वारा। उन्होंने जो ऑप्शनल कारण, अब हम बोलते हैं कि सुसाइड करने के कुछ ऑप्शनल कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक रोग है, या फिर कोई शराबखोरी है, या फिर जाति कास्ट बेस पे हो सकता है, हेरिडिटी वंशानुगत हो सकता है, जलवायु के बेस पे हो सकता है, सबसे बात तनाव के कारण हो सकता है। लेकिन यही मेन नहीं थे, ये साइंटिफिक मेथड से समझने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सुसाइड की थ्योरी उन्होंने साइंटिफिक बेस पे दी थी। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक तरीके से टॉपिक होने वाला है, और ये एग्जाम के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए एमिल दुर्खाइम की सुसाइड थ्योरी हर एग्जाम पूछ जाती है। ये नॉट ओनली सोशियोलॉजी का टॉपिक नहीं है, बट ऑल्सो एवरी सब्जेक्ट के लिए, आपकी डेली लाइफ के लिए रिलेटेड है। तो अब एक दो के बीच में विवाद होता है, एक है गैब्रियल जो टार्ड है और एमिल दुर्खाइम के बीच में थोड़ा विवाद हो जाता है। विवाद इस बात के लिए होता है, जो गैब्रियल टार्ड कहते हैं कि जो लोग हैं वो आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि इमिटेशन, नकल के कारण आत्महत्या करते हैं, नकल एक इसने की तो मैं भी करूँ, नकल के कारण। लेकिन दुर्खाइम इसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो बोलते हैं नहीं, अगर नकल के कारण होती तो जिन देशों की सुसाइड रेट, आत्महत्या दर ज़्यादा है, उनके पड़ोसी देशों की भी ज़्यादा होती। भाई चाइना में सब नकल के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, तो भारत में भी ज़्यादा होती, अमेरिका में भी ज़्यादा होती, चाइना के जो पड़ोसी देशों में ज़्यादा होती, बांग्लादेश में, भारत में हो रही तो बांग्लादेश में ज़्यादा होती, पाकिस्तान में ज़्यादा होती। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, नकल के कारण नहीं होती, नकल के कारण होती तो डेटा सबका सेम होता, लेकिन डेटा ऐसा नहीं दिखाता। दुर्खाइम मानते हैं कि कुछ केसेस में नकल जरूर हो सकती है, लेकिन ओवरऑल सुसाइड रेट नकल पर डिपेंड नहीं करती। तो एक तरीके से दुर्खाइम का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकाला कि दो तरीके से सोशल फैक्ट्स के स्तर पर होता है, कलेक्टिव फीलिंग्स होती है जो अलग अलग सोशल करंट्स पैदा करती है। तो सीधा सा फॉर्मूला उन्होंने तरीके से दिया था कि सोशल करंट्स बदलते रहते हैं, सोशल रेट्स बदलती रहती है। तो किस तरीके से, एक तरीके से आगे उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले एमिल दुर्खाइम ने सुसाइड के 4 टाइप्स दिए थे। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको तभी समझ में आएगा। 4 तरीके की, यानी कि 2 तरीके की उन्होंने एक तरीके से, सबसे पहले 4 प्रकार की सुसाइड उन्होंने बताई, जिसमें 2 सोशल फैक्ट्स जो जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन और रेगुलेशन। सुसाइड इन्हीं कारण से होता है, हर गांव में, हर सोसाइटी में, हर सिटी में अगर कहीं होता है तो ये 2 मेन फैक्टर है, इंटीग्रेशन और रेगुलेशन। इंटीग्रेशन मीन जिसको समेकलन बोलते हैं, समाज से बहुत ज़्यादा जुड़ाव, बहुत ज़्यादा अगर आप किसी के टच में हो तो भी सुसाइड का रीज़न हो सकता है। रेगुलेशन, बहुत ज़्यादा, रेगुलेशन मतलब नियमन, सोसाइटी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल, जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा, जितना कम कंट्रोल होगा, उतना सुसाइड का रेट डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा समाज से जुड़ोगे, जितना कम जुड़ोगे, उतना ज़्यादा होगा। कहता ना, किसी को एक इमेजिन करो कि कोई कपल है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सब बोलते हैं कि प्यार में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन वो जितना ज़्यादा एक दूसरे को चाहेंगे, फिर उनके मन में एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा वो एकाग्रचित हो जाएंगे कि यदि वो एक पल के लिए कोई दूर भी जाए तो उनका मेंटली डिसऑर्डर इस तरह से हिल जाएगा कि 1 घंटे के लिए भी एक दूसरे से दूर चले जाए तो वो बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जो मैक्सिमम जो लव केसेस होते हैं उनमें सुसाइड ही रेट बन जाती है। किसी की शादी किसी दूसरे के साथ फिक्स हो जाती है तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये कारण इसीलिए होता है कि बहुत ज़्यादा उनका जुड़ाव होता है, या फिर वो किसी पर वो कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल करे। कंट्रोल करना मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है इस तरीके से। तो इस तरीके से 4 प्रकार की याद रखना, एलोस्टिक सुसाइड, इगोइस्टिक सुसाइड, फेटलिस्टिक सुसाइड और एनोमिक सुसाइड। एलोस्टिक सुसाइड जिसमें ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा समाज का जुड़ाव होगा, समाज में व्यक्ति बहुत ज़्यादा जुड़ रहा होगा। इगोइस्टिक सोसाइटी इसमें अपना खुद का, यानी कम इंटीग्रेशन, सेल्फ में खुश रहना, समाज से बहुत कम जुड़ाव, बहुत ज़्यादा कम। फेटलिस्टिक सोसाइटी यानी जिसमें रेगुलेशन होगा, नियमन ज़्यादा रेगुलेट होगा, कोई ज़्यादा हम पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है, टॉक्सिक बिहेवियर एक तरीके से कहें। और दूसरा होगा एनोमिक, यानी बहुत कम रेगुलेशन, बहुत ज़्यादा ही आवारापंथी एक तरीके से, खुला छोड़ देना, या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम, दोनों तरीके से। तो जब व्यक्ति समाज में कटा हुआ महसूस करता है, इगोइस्टिक सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अकेलेपन और निरर्थकता बढ़ती है। दुर्खाइम कहते हैं कि नैतिकता, मूल्य और उद्देश्य समाज से आते हैं। जब समाज कमज़ोर पड़ता है तो व्यक्ति टूट जाता है। धर्म, परिवार और युद्ध जैसे परिवार युद्ध से समय इंटीग्रेशन बढ़ाते हैं।
रिलीजियस मैटर होता है, फैमिली का हो सकता है, कोई हम पर विपत्ति आ गई, युद्ध हो रहा है, तो हम एकाग्रचित हो जाएंगे, समाज जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें सुसाइड रेट कम होती है। लेकिन जितना ज़्यादा ईगोइस्टिक हम, जितना ज़्यादा समाज से कम जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा सुसाइड रेट कम होगी। दूसरा उन्होंने बताया था इंडिविजुअलिज्म या फिर कलेक्टिव वर्सेस अत्यधिक इंडिविजुअलिज्म, यानी कि खुद का एक तरीके से सेल्फ एक तरीके से करना अवसाद और मेलोंकी पैदा करता है। यह दिखाता है कि सोशल इफेक्ट्स आज भी व्यक्ति को नियंत्रित करते। अत्यधिक फ्रीडम भी बीमारी है। मैंने बताया था कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खुला छोड़ दिया जाता है, हमने बताया ना कि जिसको आवारापंथी, बहुत ज़्यादा जिस पर कोई दबाव ही नहीं है, मिनिमम चलता है, मीडियम किसी को रेगुलेट करना, किसी पर मीडियम एक तरीके से टॉक्सिक बिहेवियर करना सही है। लेकिन किसी पर बहुत ज़्यादा, इसी तरह हम देखा कि कुछ के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर करते हैं, किसी को छूट भी, मोबाइल भी नहीं देते, तो कुछ के बहुत ज़्यादा छूट दे देते हैं, उसको लोगों को जाकर बोलना पड़ता है कि उसको थोड़ा कंट्रोल करो। तो उस हिसाब से मिनिमम एमाइल दुर्कheim यही बोल रहे हैं कि थोड़ा ज़रूरी है। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी बीमारी है। जब समाज साथ छोड़ देता है कि जो उसके मर्जी है जो करने दो, तो व्यक्ति टूट जाता है। समाज से जुड़ना भी ज़रूरी है, समाज से बहुत ज़्यादा मिलना भी ज़रूरी नहीं है। मीडियम लेवल रखो, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ने पर आप फिर टूट जाओ, इसीलिए सुसाइड होते हैं। एक फिर है एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड ये तब होता है जब इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम समाज में बहुत ज़्यादा जुड़ जाए, इतना समाज हावी हो जाए कि व्यक्ति खुद को भूल जाए, इतना ज़्यादा हम डूब जाए। ये केवल सोसाइटी के लिए नहीं, किसी लव के लिए हो जाए, कोई एजुकेशन पागलपन हो जाए किसी एग्जाम के लिए, तो व्यक्ति समाज के लिए मरना अपना करते हुए समझता है, दान हो जाता है। जिस प्रकार से इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे, जिस प्रकार से जॉन्सटाउन का एक तरीके से ग्रुप सुसाइड हुआ था। एक एग्जाम्पल आज भी दिया जाता है, जॉन्सटाउन में ग्रुप सुसाइड, सभी लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया था। हमारे इंडिया में 9/11 का जो अटैक हुआ था, 9/11, उसमें भी शहादत का एक तरीके से ग्रुप सुसाइड का उदाहरण है। सेना में भी, सेना को लगता है कि अब हम नहीं जी सकते, तो वो देश के लिए मर जाते हैं, एक तरीके से शहीद हो जाते हैं, वो उनकी शहादत गिनी जाती है। लेकिन वो सुसाइड एक तरीके से थ्योरी में ही आता है। यहाँ सुसाइड डिसअपियर से नहीं, बिलीफ से होती है, तो ये थोड़ा एक तरीके से माना जा सकता है। दूसरा एनोमिक सुसाइड, जब समाज के नियम टूट जाते हैं, यानी कि सब तो व्यक्ति कंट्रोल खो देता है, बिल्कुल रेगुलेशन एक तरीके से खत्म हो जाना। दोनों एनोमिक सुसाइड पैदा करते हैं, नियम टूटते हैं, नए नियम बनते नहीं, व्यक्ति भटक जाता है, यह भी सुसाइड का कारण बनता है। जो एजुकेशन बेस्ड सुसाइड होते हैं, जो कोटा मैंने बताया था आपको, कोटा में क्या होते हैं, लोग कोचिंग के लिए, जेई है, नीट है, इनके लिए एक तरीके से करते हैं। इसका मेन रीज़न है कि वो डिप्रेस्ड है, वो कहीं ना कहीं उनकी सोसाइटी, उनके पेरेंट्स उनको इतना सपोर्ट नहीं कर पाते कि उनके मार्क्स यदि कम आ रहे तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती उनकी, वो एक तरीके से ज़िंदगी को ख़त्म करना ही समझते हैं। उनको एक तरीके से सोशली एक तरीके से इंटीग्रेशन, क्योंकि वो समाज से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, उनको लगता है कि वो समाज में क्या मुँह दिखाएंगे यदि सक्सेस नहीं हुए तो। ये एक तरीके से सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको सुधारने की ज़रूरत है। और सोसाइटी हर मामले में सही नहीं है, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र को क्रिटिसाइज़ करता है। फैटलिस्टिक सोसाइटी में जब कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा, टॉक्सिक बिहेवियर, फैटलिस्टिक सोसाइटी मतलब टॉक्सिक बिहेवियर, तो व्यक्ति होपलेस हो जाता है। और क्लासिक एग्जांपल इसका दास जो होते हैं ना, दास एक तरीके से किसी को गुलाम बना लेना, इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है फैटलिस्टिक सोसाइटी का। चौथा है सोशल करंट और स्टेबिलिटी। ये सभी सोशल करंट से, सभी इंडिविजुअल से बढ़ी सकती है, इसलिए समाज में सुसाइड रेट लंबे समय तक स्टेबल रहती है। तीसरा है सुसाइड, फिर अगला है सुसाइड और सोशल रिफॉर्म्स। हम कैसे एक तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं, आत्महत्या हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, आत्महत्या रोकने का सबसे बड़ा एक तरीके से कारगर कोई है तो वो है सोसाइटी। आत्महत्या की जड़ ही सोसाइटी। सुसाइड इज़ द ओनली फॉर रीज़न इज़ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी का, सुसाइड अगर कोई रीज़न है तो सोसाइटी है। उसको एक तरीके से रिफॉर्म्स करने का, सुसाइड की प्रॉब्लम को दुनिया से ख़त्म करने की अगर कोई दवा है तो क्या वो व्यक्ति की है। व्यक्ति को कितना भी मोटिवेशन कर दो कि वो एक तरीके से सोचता है, लेकिन सोसाइटी ही है। समाज ताने देना बंद कर दे। लोग कहते हैं लोग क्या सोचेंगे, अगर हम कहीं कोई हो जाए तो वो, चाहे बेचारा कोई कितना भी गरीब हो, लेकिन उसको पैसा एक तरीके से करने के लिए लोग क्या सोचेंगे। यही सवाल कि लोग क्या सोचेंगे सोसाइटी में सुसाइड को जन्म देता है कि लोग जो सोचना है सोचने दो, हमें क्या, लोग क्या हमारा खर्चा चला रहे हैं क्या परिवार वालों का, वो पैसे दे रहे हैं हमें कि हमारे फैमिली वालों को ही, वो क्या सोचेंगे, जो सोचना सोचते। तो इस कारण से आपको देख सुसाइड नहीं कर। सोशियोलॉजी में ये थ्योरी, सुसाइड थ्योरी एमिल दुर्कheim की बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक तरीके से कुछ सुसाइड नॉर्मल है, एमिल दुर्कheim बोलते हैं कि कुछ सुसाइड तो नॉर्मल है, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में जहाँ आज समाज, जहाँ एआई का टेक्नोलॉजी है, ईगोइस्टिक और एनोमिक सुसाइड पैथोलॉजिकल स्तर बढ़ गई है। ईगोइस्टिक यानी कि सेल्फ एक तरीके से सोसाइटी से कट के रहना, सोसाइटी से रहना, और एनोमिक सुसाइड बहुत हद तक जुड़ा होना, पैथोलॉजिकल स्तर बढ़ रही है। और दुर्कheim खुद समाधान दे रहे हैं, सॉल्यूशन बोलने की, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स बनाए जाएं जो एक तरीके से सोसाइटी को कम थोड़े से कंट्रोल करें, स्ट्रॉन्जर सोशल इंटीग्रेशन, बैलेंस रेगुलेशन करें,
बैलेंस एक तरीके से, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन भी नहीं, आवारापंथी भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, टॉक्सिक भी नहीं, आवारापंथी भी नहीं, बैलेंस रेगुलेशन। बैलेंस सोसाइटी से कनेक्ट रहे, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो जाए, बहुत कम इंटीग्रेटेड हो जाए, तो वैसा भी नहीं। ये दोनों यानी कि बैलेंस्ड रेगुलेशन और बैलेंस इंटीग्रेशन अगर आप रखोगे तो आप सोसाइटी आपको कुछ नहीं करेगी और आप सुसाइड से बच सकते हैं। तो कभी ज़िंदगी में सुसाइड का ये कदम बिल्कुल नहीं उठाएं, क्योंकि ये ज़िंदगी अनमोल है, जीवन अनमोल है, कभी इसको ऐसे फालतू कामों में व्यस्त नहीं करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सोशियोलॉजी की बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी थी सुसाइड थ्योरी। एमिल दुर्कहाइम को अपने सब आप समझ गए होंगे कि आपको एक तरीके से काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। इन्होंने डिसिप्लिन सोसाइटी के फादर कहे जाते हैं। वैसे सोशियोलॉजी के फादर तो ऑगस्ट कॉम्ट है, लेकिन इन्होंने डिसिप्लिन सोसाइटी को साइंटिफिक वे में एक तरीके से डेवलप किया। तो एक डिसिप्लिन सोशियोलॉजी का अगर फादर तो एमिल दुर्कहाइम है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एमिल दुर्कहाइम के लिए एक लाइक तो बनता है। तो ज़रूर नहीं कि आपकी हर एग्जाम सोशियोलॉजी वाले इसको समझे, हाँ आपको हर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।